यदि आप वही करते रहेंगे जो करते आए हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। नमस्कार, मेरा नाम साहुल प्रजापति, ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मिट्टी के बारे में, मिट्टी का महत्व क्या होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के गुण क्या क्या होते हैं, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया जाता है, जिसमें से पहला है मूल कणों के आधार पर। कणों के आधार पर, मूल कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया गया। मूल कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें से पहला है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं बलुई मिट्टी क्या होती है, कैसी होती है। बलुई मिट्टी, इस मिट्टी की विशेषता होती है, इस मिट्टी के बलुई मिट्टी के कण जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। कण कैसे होते हैं? कण जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े, इसके कण बड़े बड़े होते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं। कण बड़े बड़े होते हैं और एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और ये कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। कृषि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। अनुपयुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें नमी का अभाव पाया जाता है, इसमें नमी नहीं पाई जाती। अगर बलुई मिट्टी में कृषि करना आसान नहीं होता, कहीं अगर की भी जाती होगी तो वहाँ सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। शाम को आप भर कर जाएंगे, सुबह सूख जाएगी, तो फसल कैसे होगी? मतलब नमी का अभाव पाया जाता है और इसके कण भी बड़े बड़े होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें कृषि नहीं की जा सकती है। ये रही बलुई मिट्टी। और दूसरा है, अभी मूल कणों के आधार पर ही देखें हम लोग, पहला हुआ बलुई मिट्टी और दूसरा है चीका मिट्टी। चीका मिट्टी, इसके बारे में देखिए। इसके जो चीका मिट्टी होते हैं, इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। कण छोटे छोटे होते हैं और एक दूसरे से बहुत अधिक सटे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। कण छोटे होते हैं और एक दूसरे से पास होते हैं। इसमें हल चलाने में कठिनाई होती है। कण बहुत छोटे छोटे एकदम पास पास होते हैं, इसमें जुताई करना आसान नहीं होता है। हल इसमें आसानी से चलते नहीं है, जुताई करना कठिन होता है। अब जब जुताई नहीं होगी तो खेती कैसे होगी? इसमें भी कृषि लगभग न के बराबर होती है, इसमें भी कृषि नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब जुताई नहीं होगी तो कृषि कैसे होगी? और इसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है? जो वनस्पतियों का सड़ा गला अंश होता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। इसमें ह्यूमस पाया जाता है, कृषि नहीं की जा सकती क्योंकि जुताई नहीं होती अच्छे से, और इसके कण छोटे छोटे होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल पास पास होते हैं। ये चीका मिट्टी। और तीसरा है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्या होती है? इसके कण जो होते हैं ना ज्यादा बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं। जैसा कि हमने बलुई मिट्टी में देखा, उसके कण बड़े बड़े होते हैं और एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, अलग अलग होते हैं। और चीका मिट्टी में छोटे छोटे होते हैं और एक दूसरे से सटे होते हैं। और इसमें जो होते हैं ना ढेर छोटे होते हैं ना ढेर बड़े होते हैं, मतलब मध्यम श्रेणी के होते हैं। इसके जो कण होते हैं वो मध्यम श्रेणी के होते हैं। इसमें चीका प्लस बलुई दोनों मिट्टी के गुण पाए जाते हैं। इसमें चीका के भी गुण पाए जाते हैं और बलुई के भी गुण पाए जाते हैं। ये अधिक उर्वर होती है, अधिक उर्वर होती है। इसमें कृषि आसानी से की जा सकती है और इसमें खनिज पदार्थ भी, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें अनाज अच्छा खासा पैदा होता है। दोमट मिट्टी, ये मूल कणों के आधार पर होगा 3 प्रकार के। अब हम लोग देखेंगे दूसरा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। पहला था मूल कणों के आधार पर और दूसरा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर
निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर मिट्टी दो प्रकार की होती है। पहले निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण कैसे होता है मिट्टी की, जैसे निर्माण होता है इसका भूमि, जब मिट्टी एक बार किसी प्रकार से बन जाती है तो वह स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। कैसे जाती है, भूमि के अपर्दन के साधनों के द्वारा। भूमि के अपर्दन के साधन क्या होते हैं, अपर्दन के साधन कैसे क्या होते हैं, जैसे वायु, नदी, ज्वालामुखी, हिमनद जिसे ग्लेशियर कहा जाता है, हिमनद, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा अपर्दन होता है। इन अपर्दन से, चाहे वायु से या नदी से या ज्वालामुखी या हिमनद के द्वारा जब मिट्टियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर दी जाती हैं, जैसे परत दर परत, या तो इसे परतदार मिट्टी भी कहा जाता है या अवसादी मिट्टी भी कहा जाता है। तो निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर मिट्टियां दो प्रकार की होती हैं। पहला है हिमनद की मिट्टियां, हिमनद की मिट्टियां, ग्लेशियर के द्वारा जब मिट्टियों का स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इन हिमनद के द्वारा लेकर जाया जाता है, जहां जमा किया जाता है उसे हिमनद की मिट्टियां कहा जाता है। हिमनद जैसे कैसे होता है यह अपर्दन, हिमनद के अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, हिमनद के अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के द्वारा इनका निर्माण होता है। अपर्दन मतलब हिमनद जहां से चलना प्रारंभ करते हैं वहां की मिट्टियों को तोड़ते फोड़ते हुए चलते हैं, और परिवहन मतलब यहाँ तोड़ फोड़ देते हैं, फिर उसे परिवहन मतलब ढो कर ले जाते हैं, और निक्षेपण जैसे जब तक उनकी गति तेज होती है हिमनदों की तब तक तो वो बहा कर ले जाते हैं, जो भी कंकड़ पत्थर जो भी पाते हैं, शिलाखंड वगैरह, उसको बहा कर ले जाते हैं, परिवहन करके ले जाते हैं। लेकिन उनकी गति जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे छोड़ते चले जाते हैं मैदानी स्थानों पर, तो छोड़ते चले जाते हैं, गति कम होने के कारण निक्षेपण करते हैं, तो वहाँ हिमनद के द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है, उसे हिमनद की मिट्टी कहा जाता है। इसमें चूने की अधिकता पाई जाती है, चूने की अधिकता। देखिए मिट्टी जब बहकर जब हिमनद जब बहकर मार्ग से जाता है तो वहाँ चूना वगैरह जो भी मिलते जाते हैं उनको बहाते हुए लेकर जाता है। चूना चूंकि जल में जल्दी घुल जाता है इसलिए वह हिमनद के साथ भी बहकर चला जाता है। चूने की अधिकता पाई जाती है, यह अधिक उपजाऊ होती है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है, इसमें कृषि अच्छे से की जा सकती है। यह रहा हिमनद की मिट्टी। अब निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अभी दूसरा देखेंगे। दूसरा है कांप या कछारी मिट्टी। कांप या कछारी मिट्टी, इनका निर्माण कैसे होता है? कांप या कछारी मिट्टी का निर्माण होता है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अवसादों के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहा जाता है कांप या कछारी मिट्टी। नदियों के बहाव द्वारा इनका निर्माण कैसे होता है? नदियों के बहाव द्वारा। नदियां अपने साथ जो अवसाद लेकर आती है और मैदानी क्षेत्रों में या फिर कहीं भी जहां निक्षेपण करती हुई जाती है वहां जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कांप या कछारी मिट्टी कहा जाता है। यह कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, कृषि के लिए उपयोगी होती है। और ये हुआ, और अब आगे देखेंगे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हुआ। तीसरा हम देखेंगे ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा मिट्टियां। ज्वालामुखी के उद्गार की मिट्टियां, ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा कैसी मिट्टियां बनती है? जैसे कहीं भी जहां ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी कुछ फटती है तो इस तरह से आकृति बनती है ऐसे। ज्वालामुखी जब फटती है तो इसमें से जो भी लावा, धूल कण, मैग्मा निकलते हैं और राख वगैरह निकलती है, ये सब ऐसे बगल में से जमा हो जाती है पर्वतों की तरह। ये जब तक सक्रिय रहती तब तक तो जमा होती जाती है, जब ये निष्क्रिय हो जाती मतलब शांत हो जाती है तो इनके ढालों पर जिस मिट्टी का निर्माण होता है, इन
ऊंचे ढालों पर जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहा जाता है ज्वालामुखी के उद्गार की मिट्टियां। ये मिट्टियां अधिक उपजाऊ होती हैं और गर्म होने के कारण अधिक उपजाऊ होती है। मतलब जब ठंडी हो जाती है तब तो मिट्टी का निर्माण होता है, लेकिन इनमें स्वभाव में इनमें गर्मी होती है और इनमें कृषि अच्छे से की जा सकती है। तो ज्वालामुखी उद्गार की मिट्टियां, वायु द्वारा मिट्टियां, वायु द्वारा मिट्टियों का निर्माण कैसे करें। ये देखिए वायु द्वारा मिट्टियों के निर्माण दो प्रकार का होता है। एक होता है बालू टिब्बा, और दूसरा होता है लोयस। जब पवनें तेजी से चलती हैं तो उनके साथ छोटे बड़े सभी कण उड़ने लगते हैं। मतलब जितना उनमें सामर्थ होता है जितने उड़ाने में, वह उतने बड़े कणों को उड़ा ले जाती है। और जब उनकी गति थोड़ी कम होती है तो ये जो बालू टिब्बा होते हैं इसमें बड़े कण होते हैं, बड़े कण। अब जब हवा की गति थोड़ी सी भी कम होती है तो बड़े कण गिरने लगते हैं और बालू के टिब्बे की आकृति ले लेते हैं, तो उसे बालू का टिब्बा कहा जाता है। और लोयस जो छोटे वायु द्वारा उड़ाकर ले जाने वाली कणों द्वारा जो बनती है मिट्टी, जो छोटे कणों द्वारा जो मिट्टी बनती है उसे लोयस कहा जाता है। लोयस में जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे कण होते हैं। तो ये रहा वायु द्वारा मिट्टियां। आगे हम लोग देखेंगे रंगों के आधार पर मिट्टियां। रंगों के आधार पर, रंगों के आधार पर मिट्टियों के प्रकार में हम लोग पहले देखेंगे गहरी भूरी मिट्टियां। गहरी भूरी मिट्टियां, ये कैसे होती है। ये गहरी भूरी मिट्टियां जो होती हैं ये कोणधारी वनों के नीचे पाई जाती है। कोणधारी वन जैसे कुछ इस तरह, ये कोणधारी वनों के नीचे पाए जाते हैं। अब कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, कोणधारी वन शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, वहीं कोणधारी वनों के नीचे शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। इनमें नमी और गर्मी के कारण, नमी और गर्मी के कारण इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नमी और गर्मी के कारण इनमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब नमी और गर्मी के कारण ह्यूमस कमी पाई जाती है और इसमें खनिज पदार्थों की भी कमी पाई जाती है। खनिज तत्व जो होते हैं, खनिज तत्व। अब देखिए ह्यूमस और खनिज तत्वों की कमी के कारण ही इनका रंग कैसा हो गया है, गहरा भूरा रंग का हो गया है। तेरा गहरी भूरी मिट्टी। अब अगला है भूरी मिट्टियां। भूरी मिट्टियां कैसी होती हैं, ये उष्ण शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्ण शीतोष्ण, ये उष्ण शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती है जहां नमी की मात्रा अधिक होती है, जहां नमी अधिक होती है। ये कृषि के लिए उपयोगी होती है। लगभग इनमें चूना, पोटास और खनिज अधिक पाए जाते हैं। क्या क्या, चूना, पोटास, खनिज तत्व पाए जाते हैं। ये भूरी मिट्टियां जो थी उष्ण शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाती हैं। इनमें नमी की अधिकता होती है और चूना, पोटास, खनिज आदि तत्व पाए जाते हैं। ये भूरी मिट्टियां हैं। आगे देखेंगे हम लोग लाल पीली मिट्टियां। तीसरा है लाल पीली मिट्टियां। लाल पीली मिट्टियां,
ये जो होती है ये भी उष्ण शीतोष्ण भागों में पाई जाती हैं। उष्ण शीतोष्ण भागों में पाई जाती है। इसे लंबी गर्मी के अंतराल मतलब लंबी गर्मी का अंतराल जब वर्षा होती है तो वर्षा जब होती है तो ये मिट्टियां जो होती है वो बहुत अधिक जल सोखती हैं। मतलब लंबी गर्मी के बाद जब वर्षा होती है तो ये मिट्टियां अधिक जल सोखती हैं और अधिक जल सोखने से इसमें जो भी तत्व पाए जाते हैं, उर्वरा शक्ति और खनिज पदार्थ जो भी इसमें पाए जाते हैं, ह्यूमस वगैरह, वो सब जलों के सहारे नीचे चले जाते हैं। जब मिट्टी में ह्यूमस और ये सब खनिज तत्व, उर्वरा शक्ति ये सब नीचे चली जाती है तो ये कैसी हो जाती है, ये एकदम बिल्कुल अनुपयुक्त हो जाती है, कृषि के लायक नहीं बचती हैं, कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। कैसे अनुपयुक्त होती है? क्योंकि जब लंबी गर्मी का अंतराल जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ उसमें जो भी खनिज पदार्थ वगैरह होते हैं वो सब नीचे चले जाते हैं, तो यह कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है लाल पीली मिट्टियां। चौथा है प्रेयरी की भूरी मिट्टी। प्रेयरी की भूरी मिट्टी, इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है तथा चूने की कमी पाई जाती है। ह्यूमस अधिक पाया जाता है और चूना कम पाया जाता है। ह्यूमस की अधिकता और चूने की कमी पाई जाती है और यह कृषि के लिए उपयोगी होती है, इसमें कृषि की जा सकती है, कृषि के लिए उपयोगी होती है। तो प्रेयरी की भूरी मिट्टी हो गई है। आगे देखिए स्टैपी की भूरी मिट्टियां, स्टेपी की भूरी मिट्टियां, इनमें नमी के अभाव से कृषि, इसमें नमी का अभाव पाया जाता है, इसमें नमी नहीं पाई जाती, नमी के अभाव के कारण यह कृषि के उपयोग में नहीं आती है स्टेपी की भूरी मिट्टियां। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इनमें वनस्पतिक अंशों की अधिकता पाई जाती है। वनस्पतिक अंशों की अधिकता के कारण ही इसका रंग काला होता है। वनस्पतिक अंश अधिक पाए जाते हैं और वनस्पतिक अंशों के अधिकता के कारण यह मिट्टी काली होती है। इसको रूसी भाषा में चरनोजम कहते हैं। रूसी भाषा में से चरनोजम कहा जाता है। चरनोजम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह काली मिट्टी से ही होता है। यह कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है। लगभग कृषि के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वो सब इसमें काली मिट्टियों में पाए जाते हैं। फिर रंगों के आधार पर था, अब हम लोग देखेंगे परिपक्वता के आधार पर, आयु के आधार पर। आयु के आधार पर मिट्टियां 3 प्रकार की होती है। नवीन, पहला है नवीन या तरुण मिट्टी, नवीन या तरुण मिट्टी। ये मिट्टियां जो होती हैं नवीन या तरुण मिट्टी, ये मिट्टियां जैसे कीचड़ हुआ, कीचड़ और रेत, कीचड़, ये सब आते हैं नवीन या तरुण मिट्टियां में। और यही मिट्टियां जब कुछ दिनों तक किसी जलवायु में रहती हैं, जब यही मिट्टियां कीचड़, रेत मतलब नवीन मिट्टियां कुछ दिन तक किसी जलवायु में रहती तो ये परिपक्व हो जाती हैं। ये परिपक्व जब हो जाती हैं तो वही कहलाती हैं प्रौढ़ मिट्टी। दूसरा जो होता है प्रौढ़ मिट्टी। ये तरुण मिट्टी तो ये कीचड़, रेत वगैरह होती है, जब यही किसी एक जलवायु में काफी दिनों तक रहती हैं तो वह प्रौढ़ मिट्टी हो जाती है। और जब किसी ऐसे प्रदेश की मिट्टी जो
तीसरा जो इसका है, तीसरा जो है वो है वृद्ध मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो काफी दिनों तक अछूती रहती है, जहां न कृषि की जाती, कुछ नहीं किया जाता, लगभग अछूती रहती है, वह वृद्ध मिट्टी कहलाती है। पुरानी हो जाती है वही पुरानी मिट्टी वृद्ध मिट्टी कहलाती है। आज के आधार पर तीन प्रकार का हो चुका है। अब देखेंगे लास्ट परिपक्वता के आधार पर। परिपक्वता के आधार पर, परिपक्वता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है एडाल्फस, एडाल्फस, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे एडाल्फस। यहीं से देखिए ये बना है, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। एड प्लस एल प्लस Fe(r). पेड़ से यहाँ से मृदा और एयर से एल्यूमिना और फेरस लोहा। एडाल्फस जो होता है इसमें इसमें एल्यूमिना और लोहे की रिक्तता पाई जाती है। यह भी कृषि के लिए काफी उपयोगी होती है। अब अगला है पेडोकल्स। पेडोकल्स इसको भी वैसे संधि विच्छेद करेंगे। एड प्लस Cl, यहाँ से एड से मृदा और Cl कैल्शियम, तो चूना। इस मिट्टी में चूने की अधिकता पाई जाती है। यह भी कृषि के लिए अच्छी होती है। तो परिपक्वता के आधार पर हुआ। आज हम लोग कृषि के वर्गीकरण के बारे में बात करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।